You don't have the cards right now. Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? You're in no position to dictate what we're going to. अगर आपने ये पता चलाना है कि किसी मुल्क और कौम की ज़हनी सेहत या उसकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसी है, तो वहाँ पर होने वाले पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लें। आप ये देख लें कि जब वो सियासत पे बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में कितनी डेप्थ होती है, कितनी गहराई होती है, नुआंस क्या होता है, और साथ साथ कितने इन्फॉर्म्ड होते हैं, और साथ साथ उनका तारीख़ का इल्म कितना होता है, या पेचीदा मामलात को समझने के लिए उनका दिमाग है, या सिर्फ़ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुआशरा भी कितनी देर इंटेलेक्चुअली सस्टेन कर सकता है। इसी तरह हर वो सोसाइटी जहाँ के सियासतदान, जहाँ के सहाफ़ी, जहाँ के जर्नलिस्ट, जहाँ के सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स ये सेंस लूज़ कर देते हैं कि किस तरह से एक पेचीदा आर्ग्यूमेंट को लेकर चलना है, किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करना है, और जो ओहदे लोगों के पास हैं वो उसको ऑनर कैसे करेंगे। तो इसके बाद आप भूल जाइए कि वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी आई ही मैदान जो सियासत का है उसमें तब थी जब उसने ये अज्यूम किया कि हर इंसान सोच कर बेहतर फ़ैसला कर सकता है। लेकिन आज के दौर में हुकूमतों पर जिस नौइयत के लोग काबिज़ हो चुके हैं, लगता यही है कि एक सर्कस का सा समा है पूरी दुनिया में। एक टर्किश प्रॉवर्ब भी है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस, यानी कि जब एक मस्खरे को एक महल में बिठा दोगे जाकर, ही डज़ नॉट बिकम अ किंग, तो वो बादशाह नहीं बन जाता। इनफैक्ट द पैलेस बिकम्स अ सर्कस, बल्कि वो महल जो है वो एक सर्कस बन जाता है। हमने रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंशियल ओवल ऑफिस को एक सर्कस में कन्वर्ट होते हुए देखा, क्योंकि वहाँ पर मस्खरे बैठ के एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे गली मोहल्ले या किसी चौराहे में बैठकर टीनेज बॉयज़ एक आर्ग्यूमेंट करते हैं या किसी नॉर्मल सी लड़ाई में इंडल्ज करते हैं। रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मिलने के लिए आए डोनाल्ड ट्रंप से, तो पहले तो गेट पर रिसीव करते हुए ही बेइज्जती का आगाज़ हो गया कि सूट देखो ज़रा इसका क्या पहन कर आया है, ठीक है। उसके बाद में अंदर आने के बाद उन्होंने पहले ही पूरी स्टेज तैयार कर रखी थी। उसकी वजह यह है कि आज के पॉपुलिस्ट सियासतदानों को ये मालूम है कि अपनी फ़ैसला साजी से, अपनी पॉलिसी मेकिंग से, अपनी लेजिस्लेशन से, अपनी फॉरेन पॉलिसी विजन से, या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ से हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। जो टीवी पे हम तमाशा लगाएंगे ना, जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आके हम तमाशबीन बन जाएंगे और आवाम को भी बना देंगे, उसकी बेस पे हमें वोट मिलना है। तो स्टेज पहले ही सेट था और थिएटर पहले ही मौजूद था, सिर्फ अदाकारों का आना बाकी था। और जब वो आए तो उसके बाद में जो जुमले एक्सचेंज किए गए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को जिस तरह से प्लंडर और डिस्ट्रॉय किया गया, पूरी दुनिया के सिविलाइज्ड जो डिप्लोमेट्स थे वो इस हैरत का शिकार हो गए कि अब हमें इससे आगे डिप्लोमेटिकली किस तरह से दुनिया को लेकर चलना है। उसकी वजह है कि बीकन ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका के सदर बैठकर किसी के सूट का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि मुझे मत बताओ कि हम क्या फ़ील करें क्या नहीं, उसे ये कह रहे हैं कि तुम एक बुली हो, ठीक है। ये भी कहा कि वाई डोंट यू वेयर अ सूट। वहाँ पर एक वाइट हाउस स्टाफर ने यह सवाल कर लिया ज़ेलेंस्की से कि सूट क्यों नहीं आप पहन कर आते। और ये भी कहा कि अमेरिकन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बात से, क्योंकि आप इस ऑफिस की डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not. तो कपड़े अच्छे पहन के क्यों नहीं आए। पहले तो एक रियासत के सरबरा से इस नौइयत का आर्ग्यूमेंट होते हुए आपको मिला। जेडी वैंस ने कहा यू अटैक्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर कंट्री। आप एक प्रोपेगेंडा टूरिस्ट हैं, आप जब भी आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं और आपने उसी मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की है। And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप की जो यूक्रेन की पॉलिसी है उसमें मैं बाद में आऊँगा। मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का हशर क्या किया इन लोगों ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आप हमें डिक्टेट ना करें कि हमें क्या फील करना है, आपके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए। ज़ेलेंस्की कहता है मैं कार्ड खेलने नहीं आया, मैं सीरियस बात करने आया हूँ। You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. और उसके बाद में जेडी वैंस जो है वो अपनी आवाज़ और ऊंची कर लेते हैं और वो कहते हैं कि एक दफ़ा भी आपने शुक्रिया अदा किया, हैव यू एवर सेड थैंक यू। और ये भी उन्होंने कहा कि आप अपोजिशन की रैलीज़ में जाकर शरीक होते रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वो अपोजिशन जो है वो यूक्रेनियन थी, वो अमेरिकन नहीं थी। तो आपको ये दिखाई देगा कि जवाब में ज़ेलेंस्की वाज हैवीली अनकंफर्टेबल। उन्होंने जेडी वैंस को ये भी कहा कि आप बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, यू स्पीकिंग वेरी लाउडली। ट्रंप ने कहा नो ही इज़ नॉट लाउड, वो ऊंची नहीं बोल रहा, आप तमीज़ से बात करें। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot of answer? talking.
ठीक है। और साथ साथ ये कि ज़ेलेंस्की का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वॉर्स रेजोल्यूशन इज़ वेरी वेरी फार अवे, ट्रंप ने इसके जवाब में कहा दिस गाय डज़ नॉट वांट पीस टू बी देयर। अब ये सारी कन्वर्सेशन जो आपने सुनी है जिसमें कहा जा रहा है यूर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, तुम तीसरी जंग अजीम लगवा कर रहोगे, और इसके साथ साथ ये कि आप ये भी भूल गए कि अग्रेसर स्टेट कौन सी है, वो किस तरह बनी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सिर्फ इस सारी कन्वर्सेशन की एक डिप्लोमेटिक हेल्थ देखिए, इंटेलेक्चुअल हेल्थ देखिए इसकी क्या है। ये वो कन्वर्सेशन लगती है जो कोई स्टेट्समैन करेगा बिल्कुल अपनी जो है वो पॉलिटिकल प्राइम के ऊपर बैठ के, क्योंकि डिप्लोमेसी है ही ये चीज़ कि क्लियरली डेड क्लैरिटी से अपने आइडियाज़ को असर्ट मत करो, लेकिन पब्लिक कन्फ्रंटेशन का एक तमाशा लगाया गया, ठीक है। और इसके बाद में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स जितने थे उनको वायलेट कर दिया। इवन आपको हिटलर, स्टालिन या माओ की तरह के लीडर्स जो डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक लीडर्स थे जिन्होंने मैस मर्डर्स किए, उनकी कोई ऐसी फुटेज नहीं मिलेगी जहां बैठकर वो अपने 20 बंदे बुला के एक विजिटिंग प्रीमियर ऑफ अ कंट्री को अदालत लगा के जलील कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मिलेगी। और साथ साथ ये कि एक ऐसे लग रहा था जैसे कोई माफिया के बॉसेस बैठे हुए नेगोशिएशन कर रहे हैं, मेरे पास कार्ड है, मेरे पास ताकत है, तुम बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ आहिस्ता करो, हमें ना सिखाओ क्या करना है। ये एक प्रेसिडेंट की कन्वर्सेशन है। वेलकम टू द 21st सेंचुरी where people think they are so well informed but this is what they are electing to the highest of the offices, ठीक है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक डेकोरम या पोलाइटनेस या जेस्चर्स की जो साइंस होती है वो दिखाना ही बंद कर दिया गया, ठीक है। किसी का हाथ पकड़ लेंगे जब उसे हाथ मिलाते हुए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेंगे अपर हैंड लेने के लिए। तो इस पर सबसे पहले तो मुझे याद वो नील पोस्टमैन का कोटेशन आती है कि जब एंटरटेनर्स को आप इलेक्ट करते हैं तो फिर होता क्या है। वो अपनी किताब अम्यूजिंग और सच टू डेथ में कहता है, पहले भी कोट कर चुका हूँ, व्हेन अ पॉपुलेशन बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिविया, यानी कि जब आवाम गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उनको देख देख के। व्हेन कल्चरल लाइफ इज़ रीडिफाइंड एज अ परपेचुअल राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट, जब आपकी सारी समाजी ज़िंदगी एंटरटेनमेंट का सामान बन के रह जाती है। पाकिस्तान में देख लो, वहाँ देख लो, हर जगह देख लो, क्योंकि ये ग्लोबल कल्चर है ना टेक्नोलॉजी का। तो जहाँ पर आपको तमाम ज़िंदगी अपनी सिर्फ एंटरटेनमेंट मुहैया करने वालों के इर्द गिर्द आप बना लेते हैं, इधर फैमिली व्लॉगर्स हो गए या पॉपुलर सियासतदान हो गए, नारे मारने वाले बड़े बड़े जिनकी जमहूरी स्ट्रगल करी हम मरने को तैयार हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लें। व्हेन सीरियस पब्लिक कन्वर्सेशन बिकम अ फॉर्म ऑफ बेबी टॉक, जब संजीदा समाजी गुफ्तगू बच्चों के आपस में बात करने के मुतरादिफ हो जाए। अब आप इसको इस पर अप्लाई कीजिए कि ये लग रहा है कि ये एडल्ट्स बैठ के बात कर रहे हैं जो स्टेट्स के हेड हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रियासतों के हेड हैं, जो कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स उनकी एक बटन दबाने की दूरी पर मौजूद हैं, और उनके दिमाग इस तरह हैं कि लग रहा है कि क्लासरूम के अंदर बहस हो रही है। व्हेन इन शॉर्ट अ पीपल बिकम एन ऑडियंस, जब आवाम ऑडियंस बन जाएं, ठीक है ना, जिस तरह हर कोई आपको ये मिलेगा और वो आपकी सोच को भी क्या बोलेगा, कंटेंट। मैंने ये लफ्ज़ देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, नो ऑफेंस टू पीपल बिकॉज दे हैव सेड दिस टू मी एज वेल, मैनी ओकेजन्स, बहुत से ओकेजन्स पे ऐसे कहा है उन्होंने। लेकिन मेरी एक सोच है ना, उसको भी लोग कहेंगे आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। दे वोंट टॉक अबाउट थॉट और विजडम और इंटेलेक्चुअल पोजिशन, इंटेलेक्चुअल लीनिंग, आइडियोलॉजी, दे विल यूज़ द टर्म कंटेंट। तो प्राइम मिनिस्टर भी वो बनेगा जिसका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, कंटेंट ड्रिवन कंट्रीज। एंड देयर पब्लिक बिजनेस अ वॉडेबल एक्ट, यानी कि उनके जितने भी समाजी अफेयर्स हैं वो सिर्फ एक थिएटर की परफॉर्मेंस बन जाएगी। देन अ नेशन फाइंड्स इट्स सेल्फ एट रिस्क, उस वक्त समझ लीजिए कि वो कौम तबाही के दहाने पर है। कल्चरल डेथ इज़ अ क्लियर पॉसिबिलिटी, और उनका कल्चर अपनी मौत आप मर जाएगा, और ये मुमकिनात में से सबसे ऐन मुमकिन चीज़ है। ये पोस्टमैन कहता है, इसको इस पर अप्लाई करके देखें। तो अब ज़रा आ जाएं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जो हुई और ज़ेलेंस्की के साथ जो रवैया बरता गया उसकी क्या वजह है। तो पहली चीज़ तो ये है कि रशियन पर्सपेक्टिव के साथ डोनाल्ड ट्रंप अलाइन करते हैं। रशिया पहले दिन से ये चाहता है कि कोई फॉरेन पावर इंडल्ज करके प्रेशराइज़ करे ज़ेलेंस्की को ताकि वो बैठ के पीस डील कर लें, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पीस डील करने के लिए क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा था, कोट एंड कोट, समवन मस्ट फोर्स ज़ेलेंस्की टू चेंज हिज पोजीशन ऑन द वॉर। और अब आप देखिए कि ट्रंप बिकेम दैट पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जिसने बाईपोलर वर्ल्ड के एक पोल को लीड करना था, उसने अपना पोल ही छोड़ दिया। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि यूएस पॉलिसी में सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि अमेरिका अब चाहता है कि वो पीस डायरेक्टली पुतिन से निगोशिएट करे, रशिया से जाके बात करे और बीच में ज़ेलेंस्की का कोई लेना देना ना हो, यानी कि यूक्रेन जो एक पार्टी है टू दी ऑफेंस, उनसे पूछे बगैर एक पीस डील हो जाए। और इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर का किरदार अदा नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक पार्टी बना के पिच करना चाह रहे हैं और ज़ेलेंस्की को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो पीस नहीं चाहता, जो कि बात ठीक है क्योंकि वो कह चुका है बहुत दफ़ा कि अभी ये जंग ख़त्म होने के करीब नहीं है। लेकिन
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, उनकी और रशिया की पॉलिसी में 1% का भी डिफरेंस बाकी नहीं रहा। नंबर 1, इस मीटिंग के बाद में तमाम एड ब्लॉक कर दी गई जो अमेरिका की तरफ से जा रही थी यूक्रेन को। तमाम मिलिट्री सप्लाईज ब्लॉक कर दिए गए जो कि जा रहे थे यूक्रेन को। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जो आपने तकरीबन $500 अरब हमसे ले लिया है, अब उसके बदले में अपने मिनरल्स हमें दो और हमसे वो वाली डील करो। वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन कहा यही गया कि वो अमेरिका जो रीपेमेंट्स होंगी वो मिनरल्स की फॉर्म में लेगा और वहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है, दूसरे मिनरल्स भी हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन उसकी सीरियसनेस का आलम यह है कि तकरीबन $500 मिलियन से $1 अरब तक तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में लग जाएगा, जिसके बाद आप उनके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक माइन को सेट करने में तकरीबन 18 साल का अरसा दरकार है। उसका ट्रंप साहब के पास क्या जवाब है, कौन पूछेगा, नहीं पता, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो बहुत ओवरली स्टेट करते हैं अपनी एड को जो कि यूक्रेन को दी गई। उसकी वजह यह है कि 50% से ज़्यादा इस वक्त यूरोप दे रहा है यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए, और साथ साथ इस मिनरल डील के रिटर्न में कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गारंटी भी यूएस नहीं दे रहा, जो कि 90 की दहाई से उनके मुख्तलिफ लीडर्स देते आ रहे हैं। लेकिन अब आकर वो इससे पीछे हट गए। तो दिखाई ये देता है कि डेमोक्रेट्स के जाने के बाद, रिपब्लिकन्स के आने के बाद लगता यह है कि ज़ेलेंस्की बात जिनसे कर रहा है वो अमेरिकन है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिकन थे उनकी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिसी थी। तो क्या इससे ये अस्यूम करें कि इन दोनों की अपनी अपनी किंगडम्स हैं और ये इस तरह ट्रीट कर रहे हैं अपनी स्टेट को जैसे एक बादशाहत होती है, क्योंकि अगर दूसरा बादशाह आया तो बिल्कुल और पॉलिसी और नया बादशाह आया तो बिल्कुल और पॉलिसी। अब ज़रा इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ जाएं कि जंग में झोंका किसने इस सारे अफेयर में यूक्रेन को। तो पहली चीज़ यह है, मैं पहले भी इसको साइड कर चुका हूँ एक पुरानी वीडियो में, जिसमें आपको जॉन जे मेयरशाइमर जो रियलिस्ट थिंकर है उनकी एक किताब मिलती है द ग्रेट डिल्यूजन, जिसमें उनका आर्ग्यूमेंट ये था जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, इसीलिए मैंने हर जगह पर जाके इसको साइड किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने एक लिबरल हेजेमनी कायम करने की कोशिश की दुनिया के ऊपर, यानी कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को डंडे के ज़ोर पे एक्सपोर्ट किया, रेजिम चेंजेस करवाए कि जहाँ जहाँ अमेरिकन वे ऑफ डेमोक्रेसी नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे उन रियासतों को उखाड़ के बाहर फेंक दो, उनकी हुकूमतों को, और वहाँ पे प्रो डेमोक्रेटिक लीडर्स को इंस्टॉल करवाओ। इराक़ के अंदर आप देख लें, अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख लें, और जगहों पे देख लें, जो कि हैवीली बैकफायर हुई। और साथ साथ ये कि मिखाइल गोर्बाचेव को आपने 90s की दहाई में ये इंश्योर करवाया था कि हम नेटो, जो कि वेस्टर्न अलायंस है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनने वाली एलाइड नेशंस का एक मिलिट्री विंग है, आपने ये इंश्योर करवाया था कि नेटो को हम ईस्ट की तरफ नहीं लेकर आएंगे। And this time we said explicitly that NATO was going to bring Georgia and Ukraine into the alliance. Putin made it unequivocally clear at the time that it was a move that would lead to the destruction of Ukraine. ताकि रशिया इनसिक्योर ना हो, क्योंकि जब बर्लिन वॉल गिरी और इसके बाद में आप कोल्ड वॉर हार गए, यानी कि रूस डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत रशिया, तो उसके बाद में किसी को ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि रूस इतनी बड़ी ताकत दोबारा बनने की कोशिश करेगा। इसीलिए अमेरिका ने जो ज़बान दी थी उनको वो तोड़ना शुरू कर दी। तो ग्रेजुअली नेटो ने ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना शुरू किया और पोलैंड को नेटो का मेंबर बना लिया। बाल्टिक स्टेट्स जिसमें दीगर रियासतें आती हैं, जिसमें लटविया है, एस्टोनिया है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, उन सबको नेटो का हिस्सा बना लिया। और इसके बाद में यूक्रेन को भी एक पोटेंशियल नेटो कंट्री के तौर पर डील करना शुरू कर दिया। तो उस दौर की यूक्रेन की हुकूमत ने अपने सारे एग्स जो थे वो अमेरिका की बास्केट में डाल दिए। ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि दो हाथियों की लड़ाई में घास ना बन जाओ। तो जब यूक्रेन की उस तमाम रेजिम्स ने जो कि इसके बाद से आई, जब उनको इंश्योर करवाया गया कि आप तो आर्टिकल 5 नेटो का पढ़ लें, यानी कि अगर आप नेटो का हिस्सा बनते हैं कल को आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपको रूस की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दे प्लेस्ड ऑल ऑफ देयर एग्स इन दी अमेरिकन बास्केट। और उसके बाद में क्या होता है कि वो हैवीली क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं रशियन पॉलिसीज़ को। और उससे क्या होता है कि जब आप डेमोक्रेसी को, यानी कि ऑरेंज रेवोल्यूशन जो करवाई थी अमेरिका ने पैसे देकर वहाँ पे, और इसकी भी आप तारीख पढ़ सकते हैं, तो क्या हुआ उससे कि जब डेमोक्रेटिक रेजिम्स वहाँ पर इंस्टॉल करवाना शुरू की अमेरिका ने, तो रूस ने ये सोचा कि अगर मेरे बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी हुकूमत जो कि अमेरिका बैक्ड होगी, एक ऐसा मुल्क जो कि नेटो से प्रोटेक्टेड होगा, वो मेरे बॉर्डर पे आके बैठ गया, तो कल को मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा? ये तो हमारे जान के दुश्मन है। सो व्हाई डोंट वी इन्वेड बिफोर दे डू, एंड दे डिड दैट। तो मेयरशाइमर टोटली ब्लेम करता है अमेरिका को कि उसने यूक्रेन को जंग में झोंका, और ट्रंप भी इससे एग्री करता है, विच आई अप्रिशिएट, क्योंकि उसकी जो ये पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत नहीं है कि वो ये कहता है कि नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं होना चाहिए था। जब कर लिया तो इसके बाद में आप ज़ेलेंस्की को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि ही समबडी हु हैज़ कंटिन्यूड द वॉर व्हाइल यू आर समबडी हु गॉट हिम इनटू द वॉर इन द फर्स्ट प्लेस। ये कोई अमेरिकन ऑडियंस नहीं पूछेगी, बिकॉज ही लुक्स गुड ऑन द टीवी। एक अच्छा आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा तमाशा टीवी के ऊपर लगाया और इसके बाद में सदारती महल को सर्कस बना दिया। सही है? तो
इससे जो मेयर शामिर का क्रिटिक है वो ये कहता है कि लिबरल इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच जो थी इसने अमेरिका की तबाही की है और इसको ग्रेट डिलूजन बोलता है, और साथ साथ ये कहता है कि अगर आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर करेंगे रूस को तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो अब आप सबके सामने अब आ चुका है। वो कोट एंड कोट ये कहता है कि अमेरिका थॉट दैट दे विल पील यूक्रेन अवे फ्रॉम द सोवियत ऑर्बिट एंड ब्रिंग इट टू द यूएस, यानी कि जो सोवियत ऑर्बिट स्टेट्स हैं उसके इर्द गिर्द उनको एक एक करके अमेरिका अपने विंग में ले लेगा और बाद में रूस जो है वो इतना इनसिक्योर होकर ज़िंदगी गुजारेगा कि वो अमेरिका के रहमो करम पे हो जाएगा। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट की मदद से अमेरिका में इलेक्शन जीते जाते हैं, ठीक है, जो लास्ट टेन्योर ट्रंप का था उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा। तो इस नहज पर हम किस तरह पहुंच गए कि इतनी इन्फॉर्म्ड नेशन जो कहा जाता है, बड़ी लिटरेट नेशन है, डेमोक्रेसी दुनिया में उसका कॉर्नर स्टोन है, वहाँ पर ट्रंप की तरह के लोग आकर जब बैठे हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स को डिस्कस करना नहीं है, आपको भी ये बताना है कि अगर आपने थिएटर में कन्वर्ट कर दिया अपनी सियासत को और अगर आपने उन लोगों को सीरियस लेना शुरू कर दिया जो बड़े बड़े वादे और ख्वाब दिखाते हैं और ओए करके बात करते हैं और कैमरा के ऊपर आके ड्रामेबाजी करते हैं जबकि असल में उनके पल्ले कुछ नहीं होता, इससे क्या मिलेगा और फ्यूचर कितना आपका सिक्योर रहेगा ये आपके सामने है। तो दुनिया आज उन सियासी लीडरान को इलेक्ट कर रही है जो कि टीवी के ऊपर आकर बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और इस तरह की झाड़ पे ला सकते हैं दुनिया के किसी मुल्क के लीडर को। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ चूज़ इस बात के ऊपर करते हैं कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी स्क्रीन के ऊपर है वो किस तरह की लग रही है। तो इसके ऊपर पोस्टमैन का एक और कोट है, वो कहता है पॉलिटिक्स इज़ लाइक शो बिजनेस देन द आइडिया इज़ नॉट टू परसू एक्सेलेंस, क्लैरिटी और ऑनेस्टी बट टू अपेयर एज इफ़ यू आर। कि अगर सियासत शो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आइडिया ये नहीं है कि आपने वाकई ऑनेस्ट होना है या एक्सेलेंट होना है, बल्कि आपने अपीयर करना है ऑनेस्ट होने की तरह स्क्रीन के ऊपर। यहाँ भी आपको यही दिखाई देता है। वो ये कहता है कि जब सियासतदान और पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर विजुअल अपील जो होती है ना वो सब्सटेंस से बाजी ले जाती है। यानी कि मैं पॉलिसी मेकिंग या लेजिस्लेशन में कितना अच्छा हूँ वो सेकेंडरी है, लेकिन विजुअल अपील कैसी है कि 15-20 लोगों को इकट्ठा करके मजमा बना के ये सब करो, वो सेलिंग पॉइंट है और वही बिकेगा आपका सिर्फ। हालांकि ये सारी बातें जो उसने की ये बेशक ठीक भी ट्रंप की क्यों ना हो, लेकिन वो कैमरे के सामने क्यों तमाशा लगाया, इसीलिए बिकॉज ही नोज़ कि उसकी कंस्टिट्यूएंसी वो है। साथ साथ कॉम्प्लेक्स इशूज़ को जिस तरह से ये लोग साउंड बाइट में कन्वर्ट करते हैं ये भी आप देख लीजिए। जिस तरह से अमेरिका के बारे में अमेरिकी गुलामी नामंजूर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने साइफर लहरा दिया था, आज तक अवाम के दिमागों में ये बात नहीं आई कि वो डिप्लोमेटिक केबल इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, हैपन्स एवरी अदर वीक टू ऑल ऑफ द कंट्रीज़, जिसमें सब कंसर्न शो कर रहे होते हैं कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबिलिटी, पर्सोना नॉन ग्राटा। आज तक समझ नहीं आई ऐसी स्विंग की है उस आदमी ने, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अमेरिकी गुलामी को तस्लीम नहीं करूंगा और आज डोनाल्ड ट्रंप आके मुझे छुड़वाएगा, यहाँ तक बात पहुँच गई। और उसके ऊपर भी आप देख लीजिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान का जब पहली मरतबा नाम लिया है सेकंड टाइम ऑफिस में आने के बाद, तो उसने पाकिस्तानी हुकूमत का और फ़ौज का शुक्रिया अदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान में एक एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी फ़ौजियों पर, वो दाइश से रिलेटेड एलिमेंट्स को पकड़ के एक्स्ट्राडाइट करवा के अमेरिका के हवाले कर दिया। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. अब आप तालियां बजाएं और नाचें, सही है। तो ये चीज़ है कि इस कल्चर के अंदर पोस्टमैन कहता है कि टीवी चूँकि कमर्शलाइज हो चुका है, इसीलिए उसने तमाम चीज़ों को एक प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दिया अपनी विजुअल अपील के ऊपर। जितने यूट्यूबर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि थंबनेल पे एक ही थोपड़ा रखोगे तो फिर अनलिमिटेड व्यूज़ और डॉलर जेब में जाएंगे। हु केयर्स कि लॉन्ग टर्म में कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं। जब आज के दौर में आपको ये चीज़ एम्पावर करती है तो थॉटफुल डिबेट में इंगेज करने की सलाहियत कोई न्यूट्रलाइज कर दें जब आप, तो उसके बाद में जो फाशिज़म आता है वो वही थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस वाला फाशिज़म है जो अमेरिका में आप देख रहे हैं आता हुए। और साथ साथ ये कि इन लोगों की स्ट्रेंथ ये होती है कि ये रिफ्लेक्शन या सोच की कैपेसिटी ही अपने फॉलोअर से छीन लेते हैं। तारीख़ में हमेशा बदतरीन आमरीतें वो नहीं हैं जिनसे लोग नफ़रत करते हैं, वो नहीं है जिनके सामने लोग ऑप्रेस्ड फील करते हैं, वो हैं जिनसे आप मोहब्बत इतनी करते हैं कि उनका जुल्म भी आपको बेहतरीन दिखाई देता है। तो ये जनाब टेक अवे इससे ये है कि जब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ये हशर हो जाए तो इसके बाद में ये कहना काफ़ी होगा कि आज के दौर में सियासत भी ख़त्म, सहाफ़त भी ख़त्म, हर चीज़ एक एंटरटेनमेंट बन गई है। जो जितना बड़ा एंटरटेनर होगा उतने बड़े वोट लेगा। अगर आपने अपने मुल्क के कल्चर्स को, इंटेलेक्चुअल हेल्थ को बचाना है तो फिर रिफ्लेक्टिव थाट, पेचीदा गुफ्तगू करने वाले, पेचीदा मसाइल का पेचीदा हल तलाश करने वालों से बात करनी पड़ेगी, ना कि उन लोगों से जो कि सदारती पैलेस को एक सर्कस में कन्वर्ट कर दें। थैंक यू।